जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बहुत शानदार होंगे। तो दोस्तों, आज है 21 फरवरी और आज के दिन 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। 2 आर्टिकल्स रहेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से और 2 आर्टिकल्स रहेंगे हमारे द हिंदू में से। दोस्तों, तो अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो एक आर्टिकल हमारा GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से है, एक आर्टिकल हमारा इश्यूज रिलेटेड टू क्रॉपिंग पैटर्न्स और एग्रीकल्चर की बात करें, ये GS3 में से आ जाता है। देन 1 आर्टिकल इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करता है, ये भी GS3 के सिलेबस में आ जाता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन, ये हमारा GS2 के सिलेबस में आ जाता है। ये द हिंदू में आया है, वेंकैया नायडू ने ये आर्टिकल लिखा है, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसके हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन दिया जाएगा, तो प्लीज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आप सबके आंसर्स हम पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी फीडबैक देके, बहुत अच्छा लगता है आपके आंसर्स जो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 दिनों से जुड़े हुए हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उनके आंसर राइटिंग एबिलिटी में बहुत फर्क देखने को मिला है। तो इसको थोड़ा मजेदार बनाते हैं, एंगेजिंग बनाते हैं, बिकॉज ये चलो वर्चुअल मीडियम से तो हम जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जब कमेंट करते हैं तो हम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आमने सामने बैठ के बात करने का मजा और है। और ऐसा सोचना कि कैमरे के सामने बैठे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी, वो फिर और चीज हो जाती है। तो ऐसे बातचीत करते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप करते रहिए। अच्छा, दूसरी हमारी कोशिश तो होती है कि हम आर्टिकल जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़े पॉलिटिकल कॉन्टूर वाले ना हो। देखिए, इसमें हमारा ना कोई अपना बायस नहीं है। जो आर्टिकल हिंदू में आता है, जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आता है या कोई भी हम टॉपिक जहां से भी रिसर्च करके आपके साथ डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल्स में, डेली न्यूज डिस्कशन में, फ्यू मिनट्स में, व्हाटएवर इट इज, तो यहां पे कोई अपना पर्सनल एजेंडा लेके नहीं आ रहे हैं। तो कोई लेफ्ट वर्सेस राइट वाला एजेंडा, ये जो आज के टाइम पे बहुत पोलराइज्ड माहौल है, तो यहां पे हम बिल्कुल एकेडमिक बातें कर रहे हैं। कोशिश होती है कि एकेडमिक बातों को थोड़े मजेदार तरीके से हम डिस्कस करें। तो आप फ्री हैं, आपके ओपिनियंस हो सकते हैं। जैसे उस दिन वो शशि थरूर वाले एडिटोरियल में मैं देखा था, किसी ने कमेंट किया था, तो आपके अपने ओपिनियंस हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू राइट व्हाटएवर यू वांट टू। आफ्टर ऑल हम एक फ्री नेशन में रहते हैं, हमारे खुद की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको जो ठीक लगा बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हम कोशिश रहती है कि हम ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस करें जिसमें ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्टूर नहीं है, जिसमें ज्यादा ऐसे पॉलिटिकल बातें नहीं मेंशन है, बिकॉज वो यूपीएससी से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे तो आज हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, काफी आर्टिकल्स आते रहते हैं इलेक्शंस को लेके, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो हमारी रेलेवेंट डिस्कशन के लिए नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको एकेडमिक डिस्कशन रखें, और बाकी आपके ओपिनियंस, यू आर मोर देन वेलकम टू राइट व्हाटएवर यू फील लाइक। चलिए, सो हैविंग सेड दैट, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, ये EU इन द इंडो पैसिफिक, written by Emmanuel Lenin. He is the ambassador of France to India. Now what does he write? अब कल क्या होने वाला ना, कल एक मीटिंग होने वाली है जहां पे जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स प्लस हमारे इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स प्लस जो इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी मीटिंग कल होने वाली है। एंड इसका जो प्रेसिडेंसी है इस पर्टिकुलर मीटिंग, इस पर्टिकुलर समिट की, वो फ्रांस के पास है। अब फ्रांस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडो पैसिफिक में एंगेज करने के लिए, खास करके जैसे ना ऑकस के बाद, जब से ऑकस अलायंस बना है, तो ऑकस अलायंस के बाद थोड़ा फ्रांस को भी थोड़ा लेट डाउन फील हुआ ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से, कि फ्रांस को इतना इन्वॉल्व नहीं करा। और फ्रांस को तो ये भी लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने धोखा दिया है फ्रांस को, बिकॉज वो न्यूक्लियर सबमरीन जो डील साइन करी गई थी विद फ्रांस इन 2018, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने अब यूएस से टेक्नोलॉजी लेने की बात करी कि हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएंगे। तो एनी हाउ, France wants to be a very active player in this region and so does Germany. अब इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे कि आप जानते हैं, देखिए वहां पे अभी बहुत सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारा ट्रेड वहां पे होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अगर हम जगहों की बात करें, वहां पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, तो वहां पे बहुत, देखिए वहां पे इंडो पैसिफिक में खास करके अब हम अमेरिका को भी देख रहे हैं, अमेरिका कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है उस रीजन में, खास करके अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ करने के बाद। और सभी देशों की कोशिश कहीं ना कहीं तो रहती है कि चाइना का जो डोमिनेंस है, चाइना का जो राइज है, उसको कंटेन करने का। फ्रांस क्या कह रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है कि भाई हम ना ज्यादा मिलिट्री एजेंडा के साथ नहीं इंडो पैसिफिक के टुवर्ड्स हम लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एक पॉजिटिव एजेंडा ऑफर करना चाहते हैं टू द इंडो पैसिफिक, कि कैसे हम ये जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की बात आती है, जैसे ऑकस की बात करें कि वो डिफेंस अलायंस है, ठीक है, या हम रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट की बात करें बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम थोड़ा ना इंटीग्रेट करना चाहते हैं एशियन कंट्रीज के साथ, कि कैसे हम जो हमारे एरिया ऑफ कन्वर्जेंसेज है, क्लाइमेट चेंज हो, पैंडेमिक हो, वैक्सीन इक्विटेबिलिटी हो, इन मुद्दों पे हम कैसे पॉजिटिवली बात कर सकते हैं। हमने लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, ना हमारा फोकस चाइना को कंटेन करने के लिए, यानी कि फ्रांस ये कह रहा है कि हमारा ऑब्सेशन नहीं है चाइना के साथ। अब रोल ऑफ फ्रांस की बात करें, अब फ्रांस itself a nation in the Indo-Pacific has a long standing commitment to uphold the law of the sea in the region
इन द रीजन। तो अब फ्रांस की पीरियोडिक काफी सारी नेवल ड्रिल्स होती रहती है इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल हम वरुणा की बात करें, दिस इज एन एनुअल ड्रिल, एन एनुअल नेवल एक्सरसाइज विच हैपेंस विद इंडिया एवरी ईयर। और उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूरोपियन एंगेजमेंट विल हेल्प टू बेटर रिस्पॉन्ड टू द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ दिस वास्ट रीजन। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भी हम ज्यादा कोऑपरेशन के थ्रू, ज्यादा सिनर्जी के थ्रू, ज्यादा कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम जो चैलेंजेस हैं, खास करके जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, वो सिक्योरिटी चैलेंजेस कहां से आ रहे हैं? अब वो सिक्योरिटी चैलेंजेस तंजानिया से तो नहीं आएंगे, अर्जेंटीना से तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो सिक्योरिटी चैलेंज चाइना से आ रहे हैं। तो कैसे हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं बिना किसी डंडे से, बिना किसी इंटिमिडेटिंग फोर्स के उसके साथ। अच्छा, अब यहां पे एक और बात समझने वाली है, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव। लेमैन टर्म में बताऊं तो ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव जो है ना, एक तरह का ऑल्टरनेटिव है किसको? टू दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, अब जो ग्लोबल गेटवे है, दिस इज इनिशिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसमें ये कमिटमेंट करी गई है कि आने वाले 5 सालों में, बिटवीन 2021 टू 2027, जो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं या जो यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इकट्ठे मोबिलाइज करेंगे $300 बिलियन 300 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट को। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कौन से सेक्टर्स में यूज करी जाएगी? डिजिटाइजेशन सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में, क्लाइमेट एंड एनर्जी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन। पर्पस ये है कि कैसे ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, देखिए अब आफ्टर ऑल ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटाइजेशन, क्लाइमेट एंड एनर्जी, कैसे सस्टेनेबल वे से यहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अनलाइक, अब तभी तो यहां पे बात आती है ना कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने वाली बात है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस नहीं है। तो यहां पे इस ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव के चलते, जो कि यूरोपियन यूनियन लेड है, जो मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं, हम पैंडेमिक की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, इंप्रूविंग हेल्थ सिस्टम्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सस्टेनेबल तरीके से कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है, तो ये बातें ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव में आ जाती हैं। तो ये ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट as far as the European Union engaging with the Indo-Pacific region is concerned. Now, अब areas of convergence in Indo-Pacific की बात करें तो देखिए अब आज के टाइम पे तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करें, ग्रीन फाइनेंसिंग की बात करें, तो ये बहुत इंपेरेटिव बातें बन गई। ये तो नॉर्मल डे टू डे डिस्कशन की बात करें, नॉर्मल डे टू डे फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स की बात करें, तो ये बहुत इंटेग्रल कॉम्पोनेंट बन चुका है। ठीक है, नाउ यूरोपियन यूनियन विल प्रेजेंट द सपोर्ट इट कैन प्रोवाइड टू द कंट्रीज ऑफ द रीजन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, हेल्थ रेजिलियंस एंड क्लाइमेट चेंज। अब ग्रीन फाइनेंस की बात करें तो डेफिनेटली फ्रांस, जर्मनी, ये थोड़े डेवलप्ड देश हैं, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा फंड्स हैं, तो डेफिनेटली दे कैन हेल्प least developing countries within this region as well in the Indo-Pacific to meet their ambitious targets which they have set towards 2030. हम अपनी बात करें तो हमने बहुत ambitious टारगेट अनाउंस किया है दैट टुवर्ड्स 2070 हम नेट जीरो अचीव करेंगे। और इंडिया और फ्रांस की सिनर्जी की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको याद होगा कि सीओपी जो आपका 21 था 2015 में, तो वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अनाउंस किया था मोदी जी ने, फ्रांस में किया था, तो फ्रांस ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ। उसके अलावा हमने भी फ्रांस के साथ उनके एक इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने की कमिटमेंट करी है। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। अब इस इनिशिएटिव का एम क्या है? इसका एम है कि भैया हम कैसे 30% ऑफ द लैंड एंड सीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय 2030, यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है। दिस यहां पे बात समझने वाली क्या है कि ये जो इनिशिएटिव है दिस इज लेड बाय फ्रांस। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए अभी ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, ठीक है, चाहे वो यूक्रेन रशिया के बीच में हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक में कन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो चाइना और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो, बायपोलैरिटी की बात करें, द कोर गोल ऑफ फ्रांस यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंसी इज टू स्ट्रेंथन यूरोप सॉवरेनिटी। तो कहीं ना कहीं अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि कैसे वो अपनी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, ही कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी कीपिंग अ वन आर्म डिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पे इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है। देखिए हम लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात करते हैं कि लाइक माइंडेड नेशंस के साथ हम एंगेज करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। अब हमारे ऊपर भी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि हमने सिर्फ एक क्वाड में रह के इंडो पैसिफिक में काम करना है, कि चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात हो, ट्रेड कनेक्टिविटी की बात हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो, या कंटेनिंग द राइज ऑफ चाइना की बात हो, नेवल स्ट्रेंथ हो। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमने अमेरिका के साथ ही काम करना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करना है। अब वो डिफरेंट देशों के साथ लाइक माइंडेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हम फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ और एंगेज करेंगे। ठीक है, यहां पे बहुत एम्बिशियस बात करी गई है। फ्रांस कह रहा है दैट लुक, फ्रांस believes that European Union can be India's natural partner to reshape the post-pandemic world and
इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग अ मल्टीपोलर ऑर्डर। फ्रांस थोड़ा नाराज है अमेरिका से, क्योंकि जब से ऑकस अलायंस अनाउंस हुआ है तो फ्रांस ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया। फ्रांस कहता है कि भैया हम भी तो नेटो के आपके दोस्त थे, आपने हमको तो बताया नहीं, आपने हमको लूप में रखा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी डील साइन कर दी कि आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। बल्कि 2018 में हमने ऑस्ट्रेलिया के 60 बिलियन डॉलर्स की डील साइन करी थी। तो कहीं ना कहीं वो फ्रांस की जो नाराजगी है वो इस फॉर्म में प्रकट हो रही है कि फ्रांस अब और ज्यादा एक्टिवली एंगेज करना चाह रहा है इंडो पैसिफिक में, कीपिंग अ वन आर्म डिस्टेंस विद अमेरिका। एंड इट इज गुड फॉर अस कि हम अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम मल्टीपोलरिटी की ऑप्शंस हम देख रहे हैं कि कैसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के टुवर्ड्स और जा सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पोल विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। नाउ फ्रांस विल प्रपोज द क्रिएशन ऑफ एन इंडो पैसिफिक हेल्थ कैंपस, जो इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो यहां पे सिनर्जी देखने को मिलेगी, इंडिया जो कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, इंडिया का फार्मास्यूटिकल प्रोवेस का एंड यूरोप की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी का। तो कैसे ये सिनर्जी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, तो ये आने वाले टाइम में बहुत देखने वाली बात रहेगी। क्वेश्चन क्या बनता है, अ ट्रूली स्ट्रेटेजिक ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन इंडिया पार्टनरशिप एट द सेंटर ऑफ न्यू डील फॉर द इंडो पैसिफिक इज एट द सेंटर, यहां पे इज होना चाहिए था। अ ट्रूली स्ट्रेटेजिक ईयू इंडिया पार्टनरशिप इज, यहां पे इज है, एट द सेंटर ऑफ अ न्यू डील फॉर इंडो पैसिफिक। इलैबोरेट करिए इसको 250 शब्दों में, ठीक है। यूट्यूब में आप इसको कमेंट करिए 150 शब्दों में, 100 शब्दों में, जो भी आपको कमेंट करना करिए, कोई टेंशन नहीं है, खुला कमेंट करिए, उसको फीडबैक हम देंगे आपको। आपका जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा आंसर का, जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, मिडिल बॉडी है, कंक्लूजन है, उस पर प्रॉपर आपको फीडबैक मिलेगा। जैसे भी आपको ठीक लगता है आप इसको आंसर करिए, लिखना शुरू करिए। पॉइंट वो है कि देखें तो सही आपको समझ क्या आ रहा है इन बातों का। चलिए अगला एडिटोरियल आफ्टर दी हार्वेस्ट, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, छोटा सा एडिटोरियल है। अब यहां पे बात करी गई भी हमारी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कुछ अभी एस्टिमेट्स आए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पे ये बात करी गई कि इंडिया के जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, दिस विल बी क्रॉसिंग 316 मिलियन टन। अब हम अगर पिछले 7-8 सालों से देखें तो हमारा हर साल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है बढ़ रहा है। तो अगर हम 2015-16 की बात करें तो 252 मिलियन टन था, तो आज ठीक है 316-320 मिलियन टन के आसपास हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से लेके आज तक 75 ईयर्स की बात करें तो कहाँ हमारे पास खाना खाने को नहीं था, अनाज ही नहीं था, हम इंपोर्ट करते थे, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, हमारे पास अपनी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी फूड प्रोडक्शन में। चलो अब इतने सारे योजनाओं के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आज हम वो स्टेटस अचीव कर चुके हैं कि हमारे पास फूड प्रोडक्शन की तो प्रॉब्लम नहीं है। पर सवाल वही है, अब फूड प्रोडक्शन के नाम पे हमारे पास क्या है, वीट और राइस ही है, ठीक है। तो वीट और राइस के चक्कर में हम खेत को भी खराब कर रहे हैं, जमीन को भी खराब कर रहे हैं, वातावरण को भी खराब कर रहे हैं। और एक और जो फाइंडिंग आई है यहाँ पे कि अगर हम सीरियल्स की बात करें, कोर्स ग्रेन्स की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा, रागी, देखिए न्यूट्रिशियस है ना। वीट और राइस न्यूट्रिशियस नहीं है, अगर आपको मैं सही बात बताऊं, ये न्यूट्रिशियस चीजें हैं। इसके प्रोडक्शन में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब ये देखिए वैसे बहुत ही इजीली ग्रो किए जा सकते हैं, ये ज्यादा इनको पानी भी नहीं चाहिए, रेन फेड क्रॉप्स हैं, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, लेकिन इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। ज्यादा जो एमएसपी, हम बार बार कहते रहते हैं एमएसपी ज्यादा अट्रैक्टिव किसके लिए बनाई जाती है, वीट और राइस के लिए। तो इसको बहुत जरूरी है कि इन क्रॉप्स को हम इंक्लूड करें हमारे फूड सिक्योरिटी कमोडिटीज में भी। लेकिन चलो ये बातें हैं, लेकिन अब देखो कभी इंक्लूड होती है गेन्स मेड। तो देखिए अब हम कुछ फायदों की बात करें जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात आई है, तो थैंक्स टू द गुड मॉनसून्स, बारिशें अच्छी हुई हैं, तो राइस प्रोडक्शन में भी हमने डिफरेंस देखा, राइस प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 3%। वीट प्रोडक्शन की बात करें टू इंक्रीज बाय 2%। पल्सेस की बात करें तो उनके आउटपुट में भी 6% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी, विच इज वेरी गुड बिकॉज इट डजंट लुक नाइस कि हम पल्सेस जो कि प्रोटीन रिच हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करें, ठीक है। नाउ ऑयल सीड्स की बात करें, दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू सी अ प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ 3.3%, वेरी गुड, बिकॉज ऑयल सीड्स हम कितना सारा इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से, कितने लाखों करोड़ों रुपए हमको देने पड़ते हैं, कितने हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होते हैं। अब ये तो चलो बातें कुछ होगी, अच्छी बातें, लेकिन अगर ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ भी है, तो अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखा है, तो इसमें कुछ चिंताएं की बात आती है, कुछ कंसर्न्स यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। नाउ डिस्पाइट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब होलसेल, अब देखिए लोग तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, एक आम नागरिक को तो नहीं पता ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई बढ़ने को देख रही, अब देख रहे तो महंगाई बहुत बढ़ रही है। डब्ल्यूपीआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 11% इन वीट, 14.5% इन मेज एंड ओवर 23% इन ऑयल सीड्स। अब एमएसपी जो अनाउंस की जाती है बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ऑयल सीड्स, नाउ दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी जो टेंडेंसीज हैं तो वो इंटरनल डायनामिक्स और एक्सटर्नल डायनामिक्स दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है और लेकिन कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, उसके चलते उसकी प्राइस भी बहुत हाई है। अब अगर प्रोडक्शन और लो हो गई है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस और ज्यादा हाई हो जाएगी। अब कॉटन एक रॉ इनपुट की तरह यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वारा,
अब अगर कॉटन की अगर कीमत इतनी ज़्यादा होगी एज अ रॉ इनपुट, उसको इतना ज़्यादा अगर उसको प्रोक्योर करने के लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो ज़्यादा नहीं आ पाएगा, हम अपना लेवरेज खो देंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, वो कितना ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, खास करके अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, गारमेंट्स की बात करें। ठीक है, तो हमको कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात करनी चाहिए कि कॉटन की प्रोडक्शन को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एमएसपी को थोड़ा इंसेंटिवाइज करना, एमएसपी को थोड़ा और अच्छा बनाना, एमएसपी को थोड़ा और ज़्यादा ऐसे ताकि फार्मर्स को थोड़ा इंसेंटिव मिले कि वो कॉटन को भी, सीरियल्स को भी, रागी को भी, बाजरा को भी ग्रो कर सके। ये तो चलो एक कंसर्न हो गया है महंगाई का। दूसरा जो कंसर्न है वो है कि भाई अगर इतनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गई है तो किसान के पास क्या डबल इनकम आई है? 2022 तो आ गया, लेकिन कहा जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। फार्मर्स तो अभी भी अपने कर्जे के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी भी उनको इतना स्ट्रेस है कि भाई उनके पास इतना मुनाफा नहीं हो रहा, खेती बाड़ी से उनको इतना पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब जरूरी है कि भाई अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो हम कैसे फार्मर्स की जो रिनमरेशन है उसको भी और बेटर कर सकते हैं। और देखिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो अच्छा हो गया, लेकिन अगर हम बात करें हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक कितना है, 101 आया, तो ये भी एक चिंता का विषय है कि हमारे जो इतनी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारे गोडाउन्स में इतना सारा सामान सड़ रहा है, रॉट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो यहाँ पे सामने आए हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? Gains made by agriculture in the food grains production levels in the last 2 decades seem to have a diminishing return for the economy. क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अगर हैं तो अपने व्यूज को सब्सटैंशिएट करिए, जैसे भी आप हैं या नहीं है, जैसे भी आपको ठीक लगे, इसको 250 शब्दों में आप इसको आंसर करिए। अगला आर्टिकल, नो स्लैकिंग, ये भी छोटा सा आर्टिकल है, हिंदू में आया है। तो यहां पे बात हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि अभी रिसेंट एक पब्लिकेशन हुई है लैंसेट मैगजीन में, वहां पे ग्लोबल बर्डन ऑफ बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करी गई है। ठीक है, यानी कि देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि भाई आपको बीमारी है, आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, लेकिन बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो दवा असर ही नहीं कर रही है, आपकी बीमारी कम ही नहीं हो रही है, तो आप जितनी वो दवाई ले रहे हैं उतनी कोई फर्क पड़ नहीं रहा उस चीज का। यानी कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इट इज एन इलैबोरेट एंड स्टडीड, एस्टिमेटेड, वैलिडेटेड बाय यूजिंग काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, एक रोबस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है कि जो पैथोजन है, जो पैथोजन अगर बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, क्या वो रेजिस्टेंट हो रहा है दवाई को, ट्रीटमेंट को, क्या हम ले रहे हैं दवाई लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अब ये बहुत एक अच्छे टाइम पे रिपोर्ट आई है, खास करके कोविड-19 के बाद। ये बहुत जरूरी था कि हमको फैक्ट्स पता लगे, हमको एनालिसिस पता लगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा ग्रेव है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने, लैंसेट की माने, तो 50 लाख से ज्यादा जो मौत हो चुकी हैं 2019 में, वो सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हुई है, देश विदेश में, दुनिया भर में। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस मुद्दे को इतना ज्यादा लाइटली नहीं लिया जा सकता। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो अब इशू है, इसको ज्यादा हमको सीरियस लेने की जरूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है जहां पे हम इसको कंटेन कर सकें। अगर हम बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो बेसिकली सीधी सी बात है, बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन जो दवाई, जो ड्रग दिया जाता है टू ट्रीट द इन्फेक्शंस, वो असरदार नहीं होता, बिकम्स लेस इफेक्टिव। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द पैथोजेंस, दे बिकम पैथोजन, यानी कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, दैट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स व्हिच इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट, व्हिच इज गिवन फॉर द क्योर। अब कॉजेज क्या है एएमआर की? बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज करना। देखिए, आपको जितने दिनों का कोर्स कहा गया लेने का, अगर आपको 3 दिन का कोर्स, क्या अगर आपको कहा गया आपने 3 दिन का कोर्स लेना है एंटीबायोटिक का, तो 3 दिन मतलब 3 दिन, अगर आपको कहा कि सुबह शाम आप लीजिए 3 दिन के लिए, तो आप 3 दिन वो कोर्स पूरा करिए। अब आप अगर हफ्ता लेते रहेंगे सुबह शाम तो वो भी सही नहीं है, और अगर आप 3 दिन का कोर्स कहा गया और आप एक ही दिन ले रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। तो जो कोर्स आपको सजेस्टेड किया गया है एंटीबायोटिक्स का, उतना आप लीजिए, अननेसेसरी, ना कम ना ज्यादा। उसके बाद एंटीबायोटिक्स बहुत इजीली मिल जाते हैं किसी भी फार्मेसी में। ओवर द काउंटर की बात करें तो लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कि चलो खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो बिना किसी मतलब पे एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दो कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या होता है, जल्दी ठीक हो जाओगे लेकिन कल को फिर और आप उतनी जल्दी बीमार हो जाओगे, क्योंकि आप बार बार आप जो दवाइयां ले रहे हो उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपको बार बार बीमारी होगी, बार बार उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो जो ट्रीटमेंट आपको कहा गया जितने दिनों का लेने के लिए, उतना ही ठीक रहता है। उसके अलावा फार्मिंग और पोल्ट्री इंडस्ट्री में ना ये एंटीबायोटिक्स बहुत यूज किए जाते हैं एज ग्रोथ एनहांसर्स, एज ग्रोथ प्रमोटर्स। अब अगर मुर्गी की बात करें, अंडे की बात करें, उसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब आप मुर्गी खाएंगे, चिकन खाएंगे, अंडा खाएंगे, तो वो फिर आपके अंदर भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, एएमआर एक्शन प्लान की बात करें तो इंडिया ने अपना एएमआर एक्शन प्लान 2017 में रिलीज किया था, अनाउंस अ टास्क फोर्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन। 2019 में केरला ने और मध्य प्रदेश ने भी अपना स्टेट एक्शन प्लान रोल आउट किया था एज फार एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज कंसर्न।
अब यहां पे एक और बात इंटरेस्टिंग है सुनने को, चेन्नई डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चेन्नई डिक्लेरेशन वाज अ कंसोर्टियम ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए टू फाइट अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो ये 2012 में बनाया गया था। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात हो रही है। और इंडिया ने जो कोलिस्टिन है, एक दैट्स एन एंटीबायोटिक, उसके ऊपर बैन लगाया था 2019 में, खास करके पोल्ट्री इंडस्ट्री पे बैन लगाया था कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं वो ये एंटीबायोटिक को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा समझे एंटीबायोटिक कोलिस्टिन के बारे, तो कोलिस्टिन क्या है? दिस इज यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। यानी कि ये एंटीबायोटिक तब यूज की जाती है जब किसी को इन्फेक्शन है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो वो दवाई ले रहा है और वो दवाई असर नहीं कर पा रही है, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट ये वाली दवाई यूज की जाती है। ठीक है, अब अगर इस दवाई से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर और कौन सी दवाई यूज करेंगे? अब कोलिस्टिन जो है, दिस इज एन एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस बाय द वेट्स। लेकिन इस ड्रग को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। क्यों मिसयूज किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, मुर्गी हो, अंडा, अगर हम मुर्गी की बात करें, मुर्गी का साइज बढ़ाने के लिए, अंडे का साइज बढ़ाने के लिए इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटीबायोटिक के, तो ताकि ग्रोथ इन्हांसर की बात करें, ग्रोथ प्रमोटर की बात करें, तो इसके कारण क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कोलिस्टिन इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री। Now, what is the way forward? तो AMR has offered humanity one of the most complex challenges that it has faced. तो इसको recognize करना बहुत जरूरी है। ठीक है, recognition that solutions are not only in the realm of science is also very necessary. साइंस तो अपनी तरफ से रिसर्च करके पब्लिकेशन निकाल के बातें कह सकती है, लेकिन सरकार को भी योजनाएं बनानी बहुत जरूरी है। सरकार को ये इंश्योर करना कि नागरिकों को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, उनको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। उसके अलावा रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है जो इतने ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। तो साइंटिफिक पब्लिकेशन तो टाइम के साथ आती ही रहेंगी, लेकिन सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी भी बहुत जरूरी है जहां पे इसका मिसयूज कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? लिस्ट सम एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंटेन AMR। इसको 150 शब्दों में, इजी सा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आप इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल आज का, तो ये वेंकैया नायडू जी ने लिखा है, टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। अब देखिए यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 की। तो आज ये दिन, आज ये अवसर मनाया जाता है। इसको नवंबर 1999 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो नवंबर 1999 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में फरवरी 21 अप्रूव किया गया था एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखिए अब आप अपनी मदर टंग में, चाहे आपकी मदर टंग बंगाली है, चाहे आपकी मदर टंग पंजाबी है, ठीक है, उर्दू है, हरियाणवी है, वट एवर योर लैंग्वेजेस, ठीक है, वट एवर द लैंग्वेज यू स्पीक, जिस लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट है बात करने के लिए, उस लैंग्वेज में आप अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे कंट्री में कितनी तरह की भाषाएं हैं, कितने तरह के डायलेक्ट्स हैं, कितने लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स फॉलो करते हैं। अगर हम एक स्टेट की ही बात करें तो एक स्टेट में भी एक भाषा बोलने के भी कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे डायलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये हमारा स्ट्रेंथ है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और ये हमारी मातृभाषा है जो हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे सपनों को, हमारे विजन को एक शेप देती है। अब हमने कोई बात करनी है, दिल से कोई बात करनी है, अब मेरे को अगर फ्रेंच नहीं आती बोलनी और मैं वहां पे बैठा हूं किसी ऐसे रूम में जहां पे सारे व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर, अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आना तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि जिस बच्चे को इंग्लिश आती है तो वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, या उसको कोई ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा आगे जाके लाइफ में, तो ये जरूरी नहीं है। अब हम कोरिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहां पे तो जो पढ़ाई की जाती है, वहां पे जो हायर एजुकेशन स्टडीज भी होती हैं, तो वो इंग्लिश में तो नहीं होती हैं, वो तो वहां की मदर लैंग्वेज में ही होती हैं। अगर हम यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की बात माने, द लैंग्वेज वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स, यानी कि मदर टंग इज द होमलैंड ऑफ आवर इनर मोस्ट थॉट। हम अपने डीपेस्ट थॉट्स को, अपने डीपेस्ट एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपनी मदर लैंग्वेज के थ्रू। और यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से एटलीस्ट 43% ऑफ द एस्टिमेटेड 6000 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड। तो एनिमल्स भी इंडेंजर्ड होते हैं, प्लांट्स भी इंडेंजर्ड होते हैं, लैंग्वेजेस भी इंडेंजर्ड होते हैं। नाउ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करें तो थीम जो इस साल का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। ठीक है, तो अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है कि कैसे टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया जा सकता है और कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल एजुकेशन है वो मल्टीलिंग्विस्टिक वे में ऑफर की जा सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्या है कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना टू सपोर्ट एंड एनरिच द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। कि भाई अगर हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए गुजराती में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कन्नड़ भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके इन भाषाओं में पढ़ा सकते हैं। और जो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस रखते हैं, जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझना है, तो कैसे वो अपनी भाषा में ये चीजें समझ सकते हैं कि इंग्लिश एक बैरियर ना बना रहे। तो टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है, तो टेक्नोलॉजी को कितना हमने यूटिलाइज किया है कोविड-19 के टाइम पे। अब देखिए
स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। अब बहुत सारे टीचर्स, उनको नहीं पता था कि जूम कॉल्स क्या होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे सेटअप होता है। लेकिन ये पैंडेमिक ने दिखाया ना कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, कि कैसे जो फासला है बच्चों और टीचर्स के बीच में उसको कम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम मल्टीलिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को क्यों नहीं इंकरेज कर सकते हैं, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को क्यों नहीं इंकरेज कर सकते हैं। अब अगर हम एनईपी की बात करें, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही बात करें जो 2020 में लॉन्च करी गई थी, तो यहां पे तो कहा गया कि भाई आप मदर टंग का यूटिलाइजेशन होगा, मदर टंग वुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द टाइम द बच्चा इज इन द क्लास 5। ठीक है, अगर क्लास 8 तक भी हो तो भी सही है, लेकिन क्लास 5 तक तो होगा ही होगा। अब अगर मदर टंग में टीचिंग होगी, अगर मातृभाषा में टीचिंग होगी, लर्निंग होगी, तो बच्चे की जो कॉग्निटिव डिबिलिटी है वो भी बेहतर होगी, उसके लर्निंग आउटकम्स बेटर होंगे, उसको चीजें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। अब इसके लिए टीचर को भी बहुत जरूरी है ये बातें समझना, उसके लिए टीचर को भी उस लैंग्वेज में कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आमतौर पे तो हमने नहीं देखा कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में कि किसी को गुजराती में पढ़ानी आती हो, किसी को कन्नड़ में पढ़ानी आती हो। अब देखिए, अब इसके लिए चैलेंज रहेगा टीचर्स के लिए कि उनको ये बातें समझनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम बात करें, अगर टीचर्स की अगर कैपेसिटी डेवलप करते हैं तो उनका जो लर्निंग आउटकम्स है, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम सीवी रमन की बात करें तो सर सीवी रमन ने क्या कहा था कि जितनी मर्जी साइंस की किताबें यहां पढ़ लो, लेकिन जितनी मर्जी साइंस की किताबें जब तक बच्चे के मातृभाषा में अवेलेबल नहीं है तब तक हम बच्चे को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो साइंस को समझ सके। तो साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, ये सब चीजें अगर अपनी मदर टंग में अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो बच्चे को मजा आएगा पढ़ने में, वो अपनी एस्पिरेशंस को मीट कर पाएगा। तो रीसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री में है। बहुत बेहतरीन आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बहुत बेहतरीन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और बहुत बेहतरीन टैलेंट इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। ठीक है, तो एक सर्वे 2020 में किया गया था जहां पे 83,000 स्टूडेंट्स से पूछा गया था कि भाई आप क्या प्रेफर करेंगे। ठीक है, आप इंजीनियरिंग जो प्रेफर करेंगे इंग्लिश में करेंगे कि अपनी मदर टंग में करेंगे। तो इस 83,000 स्टूडेंट्स के सैंपल साइज में से 44% बच्चों ने कहा कि भाई हम जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो हम अपनी मदर टंग में करना चाहेंगे। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो AICTE ने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई जो बीटेक के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, वो 11 नेटिव लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, विच इज इन सिंक विद द विजन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप अपनी मातृभाषा में समझेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, तो आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो सेंस ऑफ प्राइड है, आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है, वो और ज्यादा इंप्रूव होता है और ज्यादा बढ़ता है। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर हम जापान की बात करें, चाइना, कोरिया, इन सब कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे तो इनकी मातृभाषा में ही सारी चीजें कराई जाती हैं। अब चाइना में, कोरिया में R&D की कमी तो नहीं है। ठीक है, हमसे कितनी गुना ज्यादा अच्छी R&D वहां पे है। साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, तो इन देशों में तो बहुत अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लेकिन इनके बच्चे तो इनकी ही लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज होम टू 19,500 लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफ विच 121 लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय 10,000 और मोर पीपल इन द कंट्री। तो बहुत जरूरी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम जो हमारे यहाँ पे जो इंडियन लैंग्वेजेस जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको हम प्रमोट करें, और कैसे बच्चे अपने मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में अपनी एस्पिरेशंस को मीट कर सके, जो भी वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं। और ये एग्जाम्पल हमने बाहर देशों में देखा है, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, चाइना में, कोरिया में, कि यहां पे भी बच्चे अपनी मातृभाषा में साइंटिफिक टेक्निकल डिग्रीज हासिल करके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में। क्वेश्चन क्या बनता है, अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच इन इंडियन क्लासरूम्स वुड ऑल्सो क्रिएट न्यू पाथवेज ऑफ लर्निंग। इसको कमेंट कीजिए 250 शब्दों में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट करते रहिए, आंसर्स लिखते रहिए, रिव्यू हम करते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, और मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।